सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को किया बरी। कहा विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबरी मस्जिद मामले में आए फैसले को सत्य की जीत बताया। कहा फैसले से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य हुए उजागर। केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रस्तावों पर हरियाणा सहित 5 राज्यों के लिए 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी। और प्रदेश में कृषि विशेषज्ञों और किसानों के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया। कहा कृषि कानून किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में आज बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने 16 सितंबर को इस मामले के सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन मौजूद रहने को कहा था। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग अलग कारणों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ये साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को सत्यता की जीत बताया है। आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य उजागर हुए हैं, जिन्हें कोर्ट ने भी माना है। देखिए, जैसे सैकड़ों वर्षों के बाद एक सत्य की जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राम जन्मभूमि के ऊपर, भगवान राम के जन्म स्थान होने के प्रमाण मिलने के बाद कि वहाँ मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, तो वास्तव में तो आज का जो फैसला है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सत्य की जीत इस नाते से लिया जाना चाहिए। कृषि से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है और वे सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। मंडियों में धान की खरीद और उठान शुरू हो गया है। देखिए, कुल मिलाकर के उन लोगों को किसानों से कुछ लेना देना नहीं, एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसको जैसे आगे बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है कि किसान का जो भी तीनों अध्यादेश एक्ट बने हैं उसमें किसान का हित है। किसान की जो पहले की व्यवस्थाएं वो सारी, जैसा हमने पहले भी बताया था, वो चलेंगी, चल रही हैं। मंडियों में धान आ चुका है, धान की परचेज ये भी शुरू हो गई है, उसका उठान शुरू हो गया है, मिलों में धान जाना शुरू हुआ है। कुछ छोटी बड़ी उनकी कंडीशंस जो थी, उनकी शर्तें जो थी या उनकी जो डिमांड्स थी, कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ पर बातचीत चल रही है, वो सारी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि किसी के काम में कोई व्यवधान ना आए। केंद्र सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्तावों पर हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के लिए 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी गई है। खरीफ विपणन सीजन के दौरान वर्ष 2020-21 में हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 26 सितंबर से शुरू कर दी गई है। अब 3,164 मीट्रिक टन धान हरियाणा में और 13,000
3,256 मीट्रिक टन पंजाब में खरीदा जा चुका है। मंत्रालय का कहना है कि अब तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 46.35 मीट्रिक टन मूंग दाल की खरीद की है। कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसानों से 5,089 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विशेषज्ञों ने नए कृषि सुधार कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसान की आय बढ़ेगी और वो समृद्ध बनेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने की नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा ये बिल लाए गए जो किसान हितैषी हैं। इससे किसान को अपनी फसल देश भर में किसी भी स्थान पर बेचने की आज़ादी मिली है। किसानों के हित में है। इनमें जो पहले वाला प्रावधान था एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो और मंडियाँ, वो एज सच रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा किसान मंडी से बाहर भी अपनी फसल उसको अगर दाम ज़्यादा मिलते हैं तो वो बेच सकता है। और इसके अंदर ये भी है कि कई बार किसान अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बेच सकता, तो इसमें ऐसा प्रावधान है किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। इन अध्यादेशों में एक और प्रावधान है, अगर किसान समझता है कि मेरी फसल के दाम उचित नहीं है तो उस समय वह अपने फसल को भंडारण कर सकता है और जब भी उचित रेट मिले तो वह अपनी फसल को उस समय बेच सकता है। कृषि विशेषज्ञ सुनील कुमार ने बताया कि कृषि कानून किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसान अब अपनी फसल को ऊंचे दामों पर देश में कहीं पर भी बेच सकता है। इसमें फ़ायदा है जी, किसानों को फ़ायदा है क्योंकि आगे एक तो बिचौलियों का जो सिस्टम है अब तक जो बना हुआ था पिछले कई सालों से, पीढ़ियों से, वो सब खत्म हो जाएगा। किसान डायरेक्ट जो एक हमारी जो उनके जो बायर्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और फसलों का जो उनका जो रेट है उचित वाजिब रेट उनको मिलेगा। पंचकुला में कृषि विशेषज्ञों ने नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है। सरकार के लक्ष्य अनुसार इस कानून से अब किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और किसान आर्थिक रूप से सशक्त भी होगा। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सतबीर सिंह सूरा ने बताया कि यह कानून किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। किसानों को अब अपनी फसल किसी अन्य स्थान पर बेचने पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, जिससे वो अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ा सकते है। यहाँ इस क्षेत्र में देखें कि मोरनी का इलाका है जहाँ अदरक बहुत ज्यादा होती है और उसका प्रोडक्ट जैसे सौंठ है मतलब वो, और हिमाचल में होती है, और राजस्थान की तरफ जाएं तो जीरा बहुत ज्यादा होता है। अगर उस किसान को पहले मतलब उन पर ये गतिरोध था, अब वो किसान कहीं भी जहाँ उनको अच्छे भाव मिल जाएं तो वहां वो बेच सकते हैं और उन पर किसी प्रकार की कोई टैक्स वगैरह या इस तरह का कोई भी रुकावट नहीं है। 3 कृषि कानूनों को लेकर रोहतक के किसानों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि यह कानून उनके हित में है। इससे व्यापारी और किसान के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा और बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा। किसानों ने कहा कि इस कानून के बनने से वे अपनी फसल को देश की किसी भी मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों के लिए बहुत बढ़िया। कैसे? पहले किसान जाता था आरती के पास, दिक्कतबाजी, अब अपने आप बेचेगा, कोई न कोई फायदा होगा, भाव बढ़ेगा, तो इसमें बहुत फायदा है किसानों को। हम तो पूरे के पूरे 100% सहमत हैं। जो काम कर रही है सरकार सारे बढ़िया कर रही है, हम कोई खिलाफ नहीं इस बात से, सहमत हैं इस बात में, अच्छा काम कर रही है। फायदा ये होगा, वहाँ से सीधा पैसा मिलेगा, बीच के जो दलाल हैं निकट जाएंगे। कृषि बिल जो सरकार लेके आई है किसानों के लिए बहुत खुशहाली के लिए है, बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। जो आड़तियों के चंगुल में किसान फंसा हुआ था, उनसे कर्जा उठा उठा काम करता था, उससे बचकर किसान अपने पैरों पे खड़ा होगा। जो बीच में दलाल थे 1 2 3 कहीं कहीं पे जाके धक्के खाने पड़ते थे, उन सब से बचा जा सकेगा। किसान अपने हिसाब से अपने खेत में ही अपनी फसल को बेच सकेगा। पहले लुटपिट रहे थे, अब मतलब 2-3 मतलब कमाने वाले थे बीच में, वो बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे। सीधा मतलब ज़मींदार को सीधा फायदा होगा। ये कमीशन था वो कटता था, वो अब वो कमीशन नहीं कटेगा, ज़मींदार को इससे बहुत फायदा होगा। बहुत बढ़िया जी। पहले रिश्वतखोर मतलब जान नहीं दिया करते थे, रिश्वतखोरी खत्म होगी।
किसान उत्पादक समूह के तहत करनाल जिले के किसानों ने खुद का ब्रांड बनाकर खेती में नए युग का सूत्रपात किया है। करनाल में 30 किसान उत्पादक समूह काम कर रहे हैं जो शहद और फल सब्जियों के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक नए प्रयोग को अंजाम दे रहे हैं। कृषि अधिकारी मदन लाल ने बताया कि अकेले खेती करने की बजाय समूह में खेती करना सुविधाजनक है और इसमें लागत भी कम आती है। उसमें जो FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके उत्थान के लिए, उनके बढ़ावे के लिए सरकार ने कुछ प्रोविज़न नए बनाए हैं उसमें, जिसमें FPO को काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसे इसमें जो कंडीशन रखी है वो 300 फार्मर की रखी है और 2000 रुपये पर फार्मर इक्विटी ग्रांट का प्रोविज़न है उसमें। और एक उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं कोई FPO तो उसमें 2 करोड़ रुपए तक की बैंक गारंटी नाबार्ड देगा। 600 किसान समूह के साथ कंपनी बनाकर काम कर रहे डॉक्टर शेषपाल तोमर ने बताया कि वे जैविक खेती पर काम कर रहे हैं और किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में सामान्य उत्पादों की बजाय जैविक खेती की मांग अधिक बढ़ रही है, जिसका फायदा किसानों को उठाना चाहिए। अभी तक लगभग 600 किसान हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें जो सब्जी ग्रोवर्स हैं, जो वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं वो भी हैं, और सीरियल्स में जो गेहूं है, बासमती गेहूं, बासमती धान, और आपका जो है देसी गेहूं, उस पर हम काम कर रहे हैं। स्पेशली गेहूं का जो हमारा काम है ऑर्गेनिक व्हीट का, हम उसमें जो है किसानों को जो इस बार हमने उनका मूल्य दिया है 3000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से किसान को पे। किसान सुभाष ने बताया कि वे किसान उत्पादक समूह बनाकर शहद की मार्केटिंग कर रहे हैं और अब उन्हें बिचौलियों की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने खुद का ब्रांड बनाया है और सरकार ने अपने संस्थान में उन्हें जगह उपलब्ध कराई है। ये मतलब अतुल्य बी मास्टर कंपनी है हमारी, तो इसके थ्रू मतलब हमारे साथ मतलब फार्मर जुड़े हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब तरह के शहद है। यहाँ पे ना 10 तरह के शहद है अलग अलग, सबका प्राइस और सबके मतलब क्वालिटी अलग अलग है। अब यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्ट है शहद और 2000 तक का है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 80,472 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 62 लाख से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ लोगों की संख्या 51,87,825 होने के साथ ठीक होने की दर 83.33% हो गई है। मृत्यु दर 1.57% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 10,86,688 नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,41,96,729 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मामले 2 महीने में आधे से भी कम हो गए हैं। 1 अगस्त को ये 33.32% थे, जबकि 30 सितंबर को 15.11% रह गए। स्वस्थ होने की दर और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़कर 42 लाख हो गया है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर एक सार संग्रह जारी किया है। इस संग्रह का शीर्षक आत्मनिर्भर, पुनरुत्थानशील और सशक्त भारत का निर्माण है। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन के बीच बिजली आपूर्ति, माल ढुलाई और पेट्रोल पंप की सेवा निर्बाध गति से जारी रही। आज अनलॉक के समय में सार्वजनिक उद्यमों की उत्पादन क्षमता 90% तक वापस आई है। पीरियड में, इवन लॉकडाउन में, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी रहा, किस तरह से गैस सप्लाई जारी रहा, किस तरह से गैस का रिफिल जारी रहा, किस तरह से पेट्रोल पंप खुले रहे, किस तरह से माल की ढुलाई होती रही और 3 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज उसकी ढुलाई हुई। इन सार्वजनिक उद्योगों के जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो 11,000 बेड्स है वो भी कोविड के सेवा में लगे और आज अनलॉक के पीरियड में लगभग सबकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 90% तक वापस आई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को किया बरी, कहा विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबरी मस्जिद मामले में आए फैसले को सत्य की जीत बताया, कहा फैसले से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य हुए उजागर। केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रस्तावों पर हरियाणा सहित 5 राज्यों के लिए 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी। और प्रदेश में कृषि विशेषज्ञों और किसानों के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया, कहा कृषि कानून किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।